कोई डर नहीं है। डर का माहौल जो है वो नरेंद्र मोदी जी, देवेंद्र फडणवीस जी के मन में है। जिस तरीके से महाराष्ट्र में सरकार गिराई, जिस ओवर कॉन्फिडेंस से देवेंद्र फडणवीस जी कहते थे मैं फिर से आऊँगा, मैं फिर से आऊँगा, वही ओवर कॉन्फिडेंस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पे झलक रही है। पर देश की सच्चाई ये है और हकीकत ये है, महंगाई हो, बेरोज़गारी हो, किसानों का दुख हो, महिलाओं पे अत्याचार हो, उस सब में बढ़ोतरी हुई है और ये जनता देख रही है और जनता इनसे सवाल करेगी। और ये इनका आखिरी स्पीच था रेड फोर्ट से। अगले साल इंडिया के प्रधानमंत्री आएंगे, इंडिया अलायंस के प्रधानमंत्री बनेंगे और वो देश को आगे बढ़ा कर लेकर जाएंगे। लेकिन कॉन्फिडेंट हैं। जिस तरीके से उनकी पार्टी को भी तोड़ा गया वैसे ही है जैसे शिवसेना को तोड़ा गया, पर यहाँ पे परिवार के बीच भी विभाजन किया है। भारतीय जनता पार्टी को इन सब का खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा, जिस तरीके से महाराष्ट्र की जनता को ठगा है। और रही बात शरद पवार जी की, शरद पवार जी ने अपनी बात बहुत स्पष्ट कर दी है कि वो इंडिया अलायंस के साथ हैं, वो बीजेपी के साथ कभी भी हाथ नहीं मिलाएंगे। मुंबई काफ़ी चर्चा में है आने वाले तारीख को लेकर। उससे पहले चूंकि महाराष्ट्र में आप 3 बड़े दल एक साथ हैं, आप लोगों की कोई मीटिंग होने जा रही है, कोई मीटिंग आप लोग करने वाली हैं ताकि जो 31/1 वाली मीटिंग है वो और सफल रहे, सक्सेस रहे? हमारी मीटिंग रेगुलरली चल रही है। महाविकास अघाड़ी की जो कमेटी बनी है उनकी मीटिंग रेगुलरली चल रही है। होटल से लेकर, व्यवस्था से लेकर, मीटिंग के शेड्यूल से लेकर कि क्या क्या उसमें चर्चा होगी, एजेंडा को लेकर सब चीज़ बहुत स्मूथली हो रहा है, वेल कोऑर्डिनेटेड हो रहा है और सबके साथ और सबको साथ लेकर हो रहा है। आई एम वेरी श्योर कि ये जो मुंबई की मीटिंग होगी वो ऐतिहासिक मीटिंग होगी इंडिया अलायंस को लेकर और देश में बदलते हुए सरकार को देखकर। लेकिन मैम आपको बढ़ पाई हैं? हम वो भी कॉन्फिडेंस में हैं कि इस जिस तरीके से इंडिया अलायंस बना है, जिस पॉजिटिव मोमेंटम से चल रहा है, जो जनता का समर्थन मिल रहा है, महाराष्ट्र में हमारे तरफ लहर है, इसलिए ये लोग बाईपोल भी नहीं कर रहे हैं, ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शंस भी नहीं कर रहे हैं, यहाँ तक कि यूनिवर्सिटी के सीनेट इलेक्शंस होने थे वो भी रद्द कर दिए हैं। तो आप समझ सकते हैं किस कैंप में हड़कंप मचा हुआ है। तो वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि जो लोकसभा चुनाव भी होंगे उसमें हम स्वीप करेंगे और सीट शेयरिंग का जो भी होगा वो स्मूथली हम डिसीजन होगा और वो निर्णय सभी पे लाजमी होगा। हम आपकी पार्टी के आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं। पीएम केयर फंड पे लोगों ने बढ़ चढ़ कर डोनेट किया, आपने इसे आरटीआई के दायरे से बाहर रखा, पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम कर दिया। क्या आप बता सकते हैं कि इस भ्रष्टाचार जो ये लूट जो हो रही है ये पैसा कहाँ जा रहा है? तो आपको याद होगा जब अयोध्या की बात हुई थी तो एक बड़ा मुद्दा सामने आया था कि किस लैंड प्राइजेस जो थे किस दाम पे खरीदे गए, किस दाम पे बेचे गए। तो उस पर तो सवालिया निशान खुद यूपी सरकार ने लगाए थे, खुद वहाँ की यूपी पुलिस उस पर जांच करने वाली थी कि ऐसा क्यों है कि कुछ परिवारों के पास सस्ते में लैंड आ जाती थी और वही अयोध्या टेम्पल ट्रस्ट उसको 5 गुना 10 गुना दाम में खरीद रहा था। तो वो तो सबके सामने है। क्या हुआ उस इन्वेस्टिगेशन का आपको उत्तर प्रदेश सरकार से पूछना चाहिए। रही बात पीएम केयर्स की, ये तो सच्चाई है, जब पूरा डिजास्टर रिलीफ फंड था तो एक अलग से प्राइवेट ट्रस्ट बनाकर आपने जो पीएम केयर्स फंड बनाया है आरटीआई के दायरे से उसको हटाया है, तो उसमें ट्रांसपेरेंसी कहाँ रह जाती है। किसी को पता ही नहीं कितने पैसे आए, कितने पैसे खर्च हुए, कोई उस पर सवालिया निशान नहीं उठा सकता। क्या देश के प्रधानमंत्री अकाउंटेबिलिटी से ऊपर हैं और उनके बनाए गए ये प्राइवेट जो फंड हैं वो क्या अकाउंटेबिलिटी के ऊपर हैं? जब सब एनजीओज आते हैं उस दायरे में, प्रधानमंत्री केयर फंड क्यों नहीं आता है? ये लाजमी सवाल है और देश की जनता पूछेगी। लेकिन मैं अयोध्या में लगा रही हैं, सत्य और निष्ठा का अगर पालन किया होता 2014 में जब सरकार बनी, क्या क्या सत्य दिखाए थे, क्या क्या सपने दिखाए थे देश की जनता को। किसानों की आमदनी दुगनी करेंगे, पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस कम करेंगे, गैस के दाम, सिलेंडर के दाम कम करेंगे। आपने महिलाओं की सशक्तिकरण की बात कही थी, आपने कहा था सारा काला धन वापस लेकर आएंगे, बहुत सारी बातें की थी। किसानों की बात हो, युवाओं की बात हो, महिलाओं की बात हो, क्या हुआ? क्या सत्य है आज? सत्य ये है कि आज किसान अभी भी दुखी है, महिलाओं पे बढ़ते अत्याचार हैं और खुद इनके एमपीज जो हैं उसमें संलिप्त हैं महिलाओं पे अत्याचार करने में। आप देखिए जो बेरोजगारी बढ़ रही है, आप महंगाई देखिए, आज सिलेंडर के प्राइसेस क्या हैं, 1100 से ऊपर है। तो ये सारे सत्य और निष्ठा अगर इन्होंने सीखी होती तो भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे होते। और रही बात भगवान श्री राम के नाम पे जो राजनीति की है इन लोगों ने, वो देश ने देखा है। मैम
लोग इंडिया अलायंस? देखिए, हम लोग सब फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं और फ्रंट फुट पे रहकर जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पार्लियामेंट से लेकर रेड फोर्ट तक सिर्फ इस अलायंस को कोस रहे हैं, उससे समझ में आ रहा है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री अस्वस्थ हैं जब से ये अलायंस बनकर आया है। सच्चाई ये है, 26 पार्टियां हैं, उनके जितने एमएलएज हैं, जितने एमपीज हैं, जो वोट शेयर है, वो सब मिलकर हम लोग एकजुट होकर ये लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हड़कंप जो मचा हुआ है अमित शाह जी के मन में, खुद प्रधानमंत्री के मन में, तो अगर उनको अमेठी से लड़ना पड़े, अमेठी से लड़ेंगे। और रायबरेली से अगर और वाराणसी से अगर वो लड़ने की बात करती हैं, आई एम वेरी सर्टेन कि बनारस की जनता उनका साथ देगी। प्रियंका जी जीतेंगी? बिल्कुल देंगे, बिल्कुल जीतेंगी, बिल्कुल जीतेंगी। और रही बात कौन कहाँ से लड़ रहा है, वो आने वाला समय तय करेगा। ये तो मैम जो इंडिया अलायंस है इसका बेसिक फार्मूला ही 1 to 1 है, मतलब फाइट वर्सेज 1 to 1। तो ये तो अलायंस तय करेगा कि किन के खिलाफ प्रत्याशी इंडिया का कौन हो। तो क्या आप अपनी पार्टी की तरफ से यह राय रखती हैं कि प्रियंका जी को वाराणसी से प्रधानमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहिए? देखिए, जब अलायंस बैठेगा, जब सीट पे चर्चा होंगी, तो कौन बेस्ट सूटेड कैंडिडेट होगा उस पर हम बिल्कुल अपनी राय देंगे। और अगर प्रियंका गांधी जी का गणित बनता है बनारस से, बिल्कुल वो लड़ेंगी, बिल्कुल जीत कर आएंगी और पूरा इंडिया अलायंस उनको जिताने में काम करेगा। जातिगत जनगणना राष्ट्रीय मुद्दा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बिहार सरकार को हम जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी करने से नहीं रोक सकते। सही किया है कि इतने समय पहले भी सेंसस के जो आंकड़े आए हैं, जाति के अनुसार आए हैं, वो अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिलीज़ नहीं किए हैं। स्टेट गवर्नमेंट अगर कुछ मुहिम कर रहा है, वो बिहार हाई कोर्ट में भी लड़ा, पटना हाई कोर्ट में भी लड़ाई हुई है, सुप्रीम कोर्ट में भी हुई है, तो और वो दोनों में ही जीत कर आए हैं। तो मैं मानती हूँ कि ये होनी चाहिए। और जो सही मायने में जो सोशल जस्टिस की हम बात करते हैं, वेलफेयर पॉलिसीज़ की बात करते हैं, ये उन लोगों तक पहुँचे जो डिज़र्विंग हैं। और जो लोग उसके लिए डिज़र्विंग नहीं हैं, तो वो छटनी हो जाएगी अगर सेंसस आ जाता है। तो ये वेलकम मूव है। हम भी चाहते हैं महाराष्ट्र में हो, सारे राज्यों में हो। इसकी बात तो सभी कर रहे हैं। हाउस में आप लोगों पर होगा तो उन्होंने अपनी राय रखी है राजनीति को लेकर। ये बीजेपी ने भी 2003 में खुद एल के अडवाणी जी ने स्टेटहुड की चर्चा की थी पार्लियामेंट में, और हर बीजेपी के मैनिफेस्टो में स्टेटहुड की बात हुई है। ये चुनावी मुद्दा है या वो इसका सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई चल रही है, वो अब केजरीवाल जी निर्णय लेंगे क्या उनकी पार्टी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।